सबसे पहले मैं हेडिंग डलवा देता हूं रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो रिलेशन की बातें करें तो मैं बेसिक बातें से ही शुरू करूंगा। देखो बेसिक, सबसे पहले रिलेशन को समझना है तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सेट है ना, दो सेट है, सेट ए और दूसरा सेट भी मान लो, है ना। कोई सेट है आपके पास बी, ओके, सेट ए है, सेट बी है, कोई रिलेशन डिफाइंड हुआ ए से बी में। यहां पे मानो आपके ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी। अब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? आपको पता है क्या क्या मैपिंग पॉसिबल हो सकती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की? तो 1 ए के साथ मैप हो सकता है, 1 बी के साथ मैप हो सकता है, 1 सी के साथ मैप हो सकता है। तो जब ए क्रॉस बी लिखूंगा तो वो क्या आएगा? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी। इसी तरीके से 2 की मैपिंग भी करोगे तो 2 की मैपिंग ए के साथ हो सकती है, 2 की मैपिंग बी के साथ हो सकती है, 2 की मैपिंग सी के साथ हो सकती है। 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। इसी तरीके से 4 कॉमा ए, 4 कॉमा बी एंड 4 कॉमा सी। हर तरह की पॉसिबल मैपिंग मैंने कर दी। इसी को ए क्रॉस बी बोलते, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सेट आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सेट ए था, ये सेट बी था। इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? तो दैट इज इक्वल टू, कभी सेट ए में मानो एम एलिमेंट ओके, और सेट बी में मानो एन एलिमेंट्स है ना। तो ए क्रॉस बी में होते हैं एम इंटू एन एलिमेंट्स। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कितने, 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है। तो जब ए क्रॉस बी लिखा तो उसमें कितने एलिमेंट आए? 12 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है? 12 एलिमेंट आपने लिख लिए। अब यार ये 12 एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। अब रिलेशन क्या होता है? ये तो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। तो रिलेशन जो होता है आर, वो सबसेट होता है ए इंटू बी का। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। कभी ए इंटू बी में, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए इंटू बी, उसमें एम इंटू एन एलिमेंट्स है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है? तो जितने नंबर ऑफ सेट बन पाएंगे। अब यार 12 एलिमेंट है किसी सेट में, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते? 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है एक पर्टिकुलर सेट में। तो कभी कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन ओके फ्रॉम ए टू बी आपके बन जाएंगे 2 की पावर एम एन, वेर एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। क्लियर है इतनी बातें? तो आपने कभी कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है रिलेशन। और कितने रिलेशन पॉसिबल है? 2 की पावर एम एन। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हो, है ना। 2 की पावर एम एन। एक बच्चा कह रहा है वॉइस, जसप्रीत सिंह दांग जी को मेरी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन माई ऑडियो? एक बार बताना यार, कितने बच्चों को मेरी आवाज सुनने में दिक्कत आ रही है? हाँ, होल चैप्टर नहीं, होल सिलेबस का रिवीजन है, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा है, केवल ये स्ट्रीम देख लूं तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके बाद एनसीईआरटी लगाना और मचा के आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आपको क्लियर हुआ? इतनी बातें आपको क्लियर हुई, है ना। तो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट रिलेशन होता है। इसी का कुछ पार्ट, कोई रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा कि भैया आर एक रिलेशन है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर होना चाहिए, है ना। तो अपन बोलेंगे जो रिलेशन है, मैंने माना कि रिलेशन मैंने ऐसा डिफाइन किया आर, जिसका पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो वो क्या होगा? 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, 2 कॉमा डी, डी नहीं है ना, 4 कॉमा ए, 4 कॉमा बी, 4 कॉमा सी। तो ये आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स आर में। कभी मैं कह रहा हूं आर एक ऐसा रिलेशन है जिसका पहला एलिमेंट इवन नंबर है, तो ये पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर रिलेशन सेट के। इतनी बात सबको समझ में आई? बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, है ना।
ऑन टू इनटू सब चीजें बताऊंगा, तो इतना क्लियर हुआ। अब यार अपन ने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से अपने को समझ में आ गया रिलेशन, है ना। अब फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पे जाने के पहले कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, उनको एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। आपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिले होंगे। तो एक एक करके मैं खोलते जाता हूं। सबसे पहले बताते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, और ऐसा बताऊंगा कि कभी गलत नहीं करोगे कोई भी सवाल को, है ना बेटा। तो देखो यार, अपन रिलेशन में क्या क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ये तीनों रिलेशन कंबाइंड हो जाते हैं तो एक रिलेशन बनता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। डेफिनेशन पे जाने के पहले मैं कुछ बातें बता दूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जैसे मानो कोई सेट ए है ना। अब रिलेशन डिफाइंड हुआ सेट ए से ए में, ओके, इधर भी सेट ए है, इधर भी सेट ए है, रिलेशन ऐसा डिफाइंड हुआ सेट ए टू ए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो उसके आप से तो मैप हो ही। जैसे कि मानो सेट ए में ए बी सी है, ओके, तो इधर भी ए बी सी है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि भैया ए की मैपिंग ए के साथ होनी चाहिए, बी की मैपिंग बी के साथ होनी चाहिए, और सी की मैपिंग सी के साथ होनी चाहिए। बाकी और भी मैपिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब ये एलिमेंट की मैपिंग इसके साथ तो होनी ही चाहिए, ए की मैपिंग ए के साथ। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन होना, मतलब मिरर इमेज होना। तो ए की मिरर इमेज ए ही होती है, तो ए का ए के साथ मैप कर दिया, बी का बी के साथ मैप कर दिया, सी का सी के साथ मैप कर दिया। इसी में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। उसमें क्या होता है बेटा कि बस इतनी मैपिंग ही पॉसिबल है, पर रिफ्लेक्सिव में कभी ए ए बी बी सी सी अवेलेबल है और उसके अलावा कोई और मैपिंग भी आपको दिख रही है, तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आर बनाया, ए ए बी बी सी सी, देखो ये तीनों अवेलेबल है, जितने सेट ए में एलिमेंट थे उन सबकी अपने आप से मैपिंग करा दी। उसके अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है कभी रिलेशन सेट में, तो अपने को कोई घबराने की बात नहीं है, तब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहलाता है। क्लियर है बात, बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाया ताकि गलत नहीं करो, क्वेश्चन में इसी तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि डेफिनेशन से बच्चों को होता है कंफ्यूजन, है ना। तो ये बात समझ में आ गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब देखो डेफिनेशन पे आते हैं। Reflexive relation, a relation from set A to A, is said to be reflexive if every element of A is related to itself. मतलब हर एक एलिमेंट जो सेट A का है वो अपने आप से तो रिलेटेड हो ही हो, है ना, उसके अलावा भी किसी से है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो ऑल एलिमेंट मस्ट बी मैप्ड विथ इटसेल्फ कंपल्सरी। अब कोई तुमसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आते हैं, ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट है, इसको याद रख लो, क्योंकि गिनने बैठोगे तो इतना समय है नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में फटाक से मार्क कर देना। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्लियर है, नोट करते जाओ, चीजों को लिखते जाओ, है ना, और यही चीजों को पढ़ लेना एग्जाम के पहले, आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्लियर है बात। तो मैंने अभी तक क्या बताया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इंपॉर्टेंट ये बात है कि खुद की मैपिंग खुद के साथ। रिफ्लेक्सिव नाम से ही समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन। अब तुम अपना रिफ्लेक्शन कभी मिरर में देखते हो तो तुम खुद ही दिखते हो, तो कभी मैं सेट ए का कोई एलिमेंट उठा रहा हूं, मानो स्मॉल ए उठा रहा हूं, तो उसकी मैपिंग स्मॉल ए के साथ होनी चाहिए। कभी मैं सेट ए का बी एलिमेंट उठा रहा हूं तो उसकी मैपिंग बी के साथ होनी चाहिए। कभी मैं सेट सी का मतलब सेट ए का कोई एलिमेंट सी उठा रहा हूं तो उसकी मैपिंग सी के साथ होनी चाहिए। मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में हैं वो सारे खुद के साथ मैप होने हैं, उसके अलावा वो किसी और के साथ भी मैप है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। क्लियर है बात, नोट कर लेना, घबराना नहीं, एकदम आराम से लिख लो। और कभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये जो एन है ना, इसमें कितने एलिमेंट है वो है, मैं हर चीज लिख रहा हूं, और ये नोट आपको पीडब्ल्यू की ऐप में संकल्प बैच में मिल जाएगा। ये पूरी पीडीएफ संकल्प बैच में आपको अवेलेबल रहेगी क्लास के बाद। ओके, तो जितने एलिमेंट्स है सेट ए में वो आपके एन कहलाते हैं।
वो आपके n कहलाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए विल बी कॉल्ड एज n। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? एक बच्चा पूछ रहा है सर कितने टाइम पर एंड होगी? बेटा ये प्लेटफॉर्म क्या है? पीडब्ल्यू। समय देख के नहीं, आपका जैसे ही ये खत्म होगा, मैंने बोला ना 113 114 स्लाइड्स है, अब पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं एक वीडियो में, है ना? वो भी पूरा डिटेल में। मैं ऐसी एक बात आपसे डिस्कस करूंगा जिसके क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है। अब कोई तुमसे पूछ ले नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, है ना, किसी रिलेशंस में, देखो कोई तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो 2 की पावर mn, है ना? अब कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक सेट ए और उसकी मैपिंग करी सेट ए के साथ, है ना? अब इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, n एलिमेंट्स है, और उसकी मैपिंग ए के साथ ही कर रहे, तो वहां पे भी n एलिमेंट्स है ना? ए से ए मैपिंग हो रही है। ओके, रिलेशन इज डिफाइंड एज ए टू ए। तो कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है 2 की पावर mn। अब यहां पे m और n तो बराबर ही है, तो n इंटू n मतलब n स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। और कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, है ना? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 n स्क्वायर माइनस n। बस इस तरीके से याद रखो, 2 की पावर n स्क्वायर होता है, उसमें माइनस n कर देना, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई, रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब मैं तुमको कोई एग्जांपल देता हूं। मानो सेट ए है 1 2 3, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया R1, तुमको बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बताते जाना, R1 रिफ्लेक्सिव है? बताओ भाई, R1 R2 R3 R4, इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? एक बच्चा कह रहा है सारे रिफ्लेक्सिव है। बेटा गलत। मैंने क्या बोला था रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, कि कभी ये तुम्हारा सेट ए है ना, और मैं रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं ए टू ए में, है ना? तो R1 जो रिलेशन मैंने बनाया उसमें मेरे को क्या क्या चाहिए? पहली बात 1 1 2 2 3 3, ये तो अवेलेबल होने ही चाहिए। पहले वाले में 1 1 है 2 2 है, पर 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरे वाले में देखिए 1 1 अवेलेबल है, 2 2 अवेलेबल है, 3 3 अवेलेबल है। यस, R2 विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिल्कुल। तीसरा वाला देखे 1 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीन एलिमेंट थे सेट ए में, वो अपने आप से मैप है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। उसके अलावा भी कोई प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, R4 में 1 1 ही है, ये 2 2 और 3 3 गायब है, तो R4 भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? R2 एंड R3 विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जो बच्चे केवल एक आंसर कह रहे हैं उनको मैं बता दूं, बेटा इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने क्या बोला, यहां पे डेफिनेशन देख लो एक बार। A relation R from set A to A is said to be reflexive if every element, every लिखा है every मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए, of A is related to itself। ठीक है, every लिखा है यहाँ पे, every element। कोई एक होगा तो काम नहीं बनेगा, सारे होने चाहिए। उसके अलावा कुछ और है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? R2 एंड R3 विल बी रिफ्लेक्सिव। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, गलत नहीं होना चाहिए, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक नंबर दे के जाएगा। क्लियर है? R2 एंड R3 विल बी रिफ्लेक्सिव। बहुत बढ़िया मचा रहे हो तुम लोग, अरे एकदम हैवी। अब देखो यहां पे कुछ बच्चे कह रहे हैं R2 विल बी आइडेंटिटी रिलेशन। बिल्कुल, देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में यही अंतर होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहां पे ओनली लिखा जाता है, या इटसेल्फ के आगे ओनली वर्ड लिखा जाता है। कभी ओनली लिख दूंगा तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। मतलब क्या, कि जैसे कोई सेट ए है ना, कोई सेट ए है 1 2 3, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन वही होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब 1 1 2 2 3 3, बस यही प्रेजेंट होंगे। ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल,
चीजों के साथ ही मैपिंग होगी, उसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाता। तो ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि आपने देखा कि यार सर ये जो लिखा है 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये आइडेंटिटी भी है, पर R3 रिफ्लेक्सिव है पर आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें 1 3 प्रेजेंट है। आइडेंटिटी में क्या होता है, सेम के साथ सेम की मैपिंग, उसके अलावा कोई दूसरे को एंटरटेन नहीं करना है। क्लियर है बात? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मचाना है एकदम। क्लियर है बात? तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़े आगे। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो यार डेफिनेशन पे जाने के पहले एक सिंपल सा ज्ञान, सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात करूं, है ना, तो यार सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इफ और देन की बातें होती है कि कभी ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेट आर में तो ही देखना है देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और जब ऐसा होता है तभी हम बोलते हैं कि वो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तभी मैं कहूंगा कि वो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कभी ए कॉमा बी किसी रिलेशन सेट में है तो उसका उल्टा, है ना, एक्स की जगह वाई रख दिया, वाई की जगह एक्स रख दिया, कभी वो प्रेजेंट होगा रिलेशन सेट में, तभी अपन चेक करेंगे कि वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, है ना। चलो, तो यार एक रिलेशन है ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो ए और बी है ये बिलोंग करेंगे सेट ए को ही, है ना, तो बी कॉमा ए शुड बी देयर इन आर। कभी ए कॉमा बी रिलेशन सेट में है तो रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक के लिए बी कॉमा ए को भी आर में होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल से चीजों को समझाते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे मैंने सेट ए बनाया वापस से 1 2 3, ठीक। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं आर, दैट इज 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1। फिर मैंने एक R2 डिफाइन किया 1 कॉमा 1 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1। फिर मैंने एक R3 डिफाइन किया 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3। अब इन तीनों में से कौन कौन से सिमेट्रिक रिलेशन है, इन तीनों में से कौन कौन से सिमेट्रिक रिलेशन है, अभी दिमाग लगाओ कि कभी ए कॉमा बी इफ लिखा है, इफ कभी ये अवेलेबल है तभी चेक करना, देन बी कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू रिलेशन सेट आर। कभी ये अवेलेबल नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, इफ और देन वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहले वाले R1 को कभी मैं देखूं तो 1 1 2 2 3 3 अवेलेबल है, इनका उल्टा भी 1 1 ही होता है, इसका उल्टा 2 2 ही होता है, इसका उल्टा 3 3 ही होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। फिर 1 2 अवेलेबल है तो इसका उल्टा हो जाता है 2 1, वो भी अवेलेबल है। यस, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, यस दिस इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, है ना। तो ये सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी। रिफ्लेक्सिव क्यों? क्योंकि 1 1 की मैपिंग 2 2 3 3 भी अवेलेबल है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो पहला वाला सिमेट्रिक है। दूसरे वाले को देखे तो 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है क्योंकि ए कॉमा बी बी कॉमा ए 1 1 ही होता है। कभी 2 कॉमा 3 है पर 3 कॉमा 2 नहीं है। इफ दिस इज अवेलेबल सो 3 कॉमा 2 भी होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं क्योंकि 2 2 और 3 3 अवेलेबल नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा, R3 को देखे तो 1 1 है 2 2 है 3 3 है, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है और आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, क्योंकि यार इसका उल्टा 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है और 3 3 का उल्टा 3 3 ही होता है, और वो सारे अवेलेबल है रिलेशन सेट में, तो ये सिमेट्रिक है। तो R1 एंड R3 विल बी सिमेट्रिक। कौन कौन कह रहा है? बहुत बढ़िया यार, अरु श्रीवास्तव, आदर्श सिंह, अभय कुशवाहा, काजल, समाप्ति, कौन है ये? समाप्ति, ओके। फ्लाइंग बर्ड, एकदम मचा दिया तुम लोगों ने, हैवी ड्राइवर हो यार, हैवी ड्राइवर हो। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हुआ कि कभी ए कॉमा बी रिलेशन सेट आर में है तो बी कॉमा ए को रिलेशन सेट आर में होना है। अब देखो, नंबर ऑफ रिलेशन निकालना सिखाया 2 की पावर n स्क्वायर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव निकालना सिखाया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, याद भी करा रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना।
नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन भी कभी तुमसे पूछ ले कि किसी में नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए और तुमसे पूछा है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, तो ये पूछ लिया जाता है। तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यार ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है ना, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो उसी तरीके से 2 की पावर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। याद रख लेना, सिमेट्रिक रिलेशन जब भी पूछे कितने पॉसिबल होंगे, यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। घबराने का नहीं है, मुस्कुराने का है। आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा, है ना? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजे दिला दिए तुम लोगों ने। बड़े आगे, यहां तक सब क्लियर हो गया है ना? बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर इक्विवेलेंस। बिल्कुल सही, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, और अगला जो मैं पढ़ा रहा हूं ट्रांजिटिव, वो भी होते हैं, है ना? बात ही अलग है भैया आइडेंटिटी रिलेशन की। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी जो अपन ने पढ़ा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखा दिया है ना। सबसे पहला आपसे पूछा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर, तो 2 3 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 9। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर माइनस n, 2 9 मतलब 3 का स्क्वायर विल बी 9 माइनस 3 2 की पावर 6। थर्ड वाला देखे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, अभी बताया अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अरिथमेटिक मीन नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला, तो 2 ये आ जाएगा 3, 3 प्लस 1 4 बाई 2, 3 2 जा 6, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 आपको पता है दैट इज 64, ये भी 64 है ना, और ये 2 की पावर 9 मतलब 1024 का आधा दैट इज 512। बहुत बढ़िया, मचा दिया तुम लोगों ने। तो सारे आंसर आ गए आप लोगों के, सारे आंसर आ गए। सर नोट करने का टाइम दीजिए बेटा। एक चीज मैं तुमको बता देता हूं, क्या क्या नोट करना है। अभी तक जितनी भी बातें नोट करने की थी मैंने सारी बता दी। फॉर्मूले यहां लिख देता हूं, 2n स्क्वायर होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कभी ए से ए में पूछ रहा है तो जनरली यही पूछता है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव में n स्क्वायर में n को घटा देना, सिमेट्रिक में n इंटू एन प्लस वन बाई टू। याद भी हो गए होंगे, इतना समय लगता नहीं है मेरे हेवी ड्राइवरों को, है ना, क्योंकि सबका एक ऐड आता था ना टीवी पे, बंटी, कोई भी बंटी तो नहीं है यहाँ, वो लाइफ बॉय का ऐड आता था, बंटी तेरा साबुन इतना स्लो क्यों है। तो ऐसा तो किसी का साबुन स्लो नहीं होगा। एक बार मैं बातें समझाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और आंसर निकाल के आना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। बड़े आगे, मचा दिया, अरे एकदम मचा दिया। तो बढ़ते हैं आगे, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये भी बढ़िया चीज है। देखो ए कॉमा बी कभी आर में है, बी कॉमा सी कभी आर में है, तो ए कॉमा सी को आर में होना पड़ेगा, तभी ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और कभी ये कंडीशन ही नहीं है, मतलब इफ वाली कंडीशन ही नहीं है, तो देन वाली कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, तब भी वो रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो इफ और देन वाले क्वेश्चनों में आपको ये देखना है, कभी ये अवेलेबल है तो चेक करो, कभी ये अवेलेबल नहीं है तो ओवरऑल ट्रांजिटिव हो ही गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिलेशन तुमको ऐसा दे दिया है ना, सेट ए को बाय डिफॉल्ट ये मान लेना यार 1 2 3 है ना, और ये जो मैं आर सेट लिख रहा हूं वो डिफाइंड हो रहा है ए से ए में, ठीक है। तो कोई रिलेशन तुमको दे दिया है ऐसा, मानो 1,3 ओके 2,3, तुमसे कह रहा है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तुम लोग बताओ, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कभी मैं इसको a मानता हूं इसको b मानता हूं, तो a कॉमा बी आर में है, पर कोई भी दूसरा एलिमेंट 3 से शुरू नहीं हो रहा है, मतलब b कॉमा सी तो आर में है ही नहीं, तो a कॉमा सी को मैं चेक करूंगा ही नहीं कि वो आर में है कि नहीं। इसी तरीके से 2,3 को कभी मैं a कॉमा बी बोलता हूं तो 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो यार जब a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा सी दिख ही नहीं रहा है कि आर में है। जब इफ वाली कंडीशन ही नहीं है तो देन वाली कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यार ये वाला रिलेशन भी ना, यस दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन,
है ना, क्योंकि इसमें आप इफ वाली कंडीशन को ही नहीं देख पा रहे हो तो देन वाली कंडीशन तो देख ही नहीं पाओगे, है ना। तो ऐसे रिलेशन भी ट्रांजिटिव कहलाते हैं। क्लियर है? नो कहने वालों, ये भी ट्रांजिटिव है। नीतीश गुप्ता बिल्कुल सही हो तुम। नो कौन कह रहा है? यस इट इज अ ट्रांजिटिव। बेटा इसमें बी कॉमा सी करके कोई चीज है ही नहीं, तो चेक क्या करोगे, है ना। दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को। जब वो ये देखते हैं तो वो देखते हैं ए कॉमा बी तो है पर बी कॉमा सी नहीं है। बेटा वो इफ में लिखा है, ओके। कभी बी कॉमा सी नहीं है तो देन वाली कंडीशन चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 1,3 कभी आर में है तो 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट आर में, तो मैं चेक क्यों करूंगा? इतना समय थोड़ी है मेरे पास कि मैं चेक करके देखूंगा। मैं सीधे बोल दूंगा यस इट इज अ ट्रांजिटिव। ओके, क्या ये सिमेट्रिक है? 1,3 है पर 3,1 नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 दिख ही नहीं रहे, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। मचा रहे हो कि नहीं ये बताओ तुम लोग, है ना। बहुत बढ़िया। ना 3,2 अवेलेबल है ना 3,1 है, तो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। यस बेटा यस, हर एक एक बातों को ध्यान से सुनना। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं ट्रांजिटिव के भी। जैसे आर है तुम्हारा 1 1 2 2 3 3, ओके 1 2, और ये आया 2 1। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो तुम कहोगे, देखो पहली बात ये रिफ्लेक्सिव है, यस। इट इज अ सिमेट्रिक, यस। क्यों सिमेट्रिक है? 1,2 अवेलेबल है, 2,1 भी अवेलेबल है, बाकी ये तीनों के तो रिवर्स अवेलेबल, ये सेम एलिमेंट लिखे हैं। ट्रांजिटिव के लिए इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 1,1 है, 1 से शुरू होने वाला ये है ना। 1,1 1,2, क्या 1,2 अवेलेबल है? बिल्कुल है ना, 1,2 ही लिखा है। अच्छा 2,2 2 से शुरू होने वाले ये है, क्या 2,1 अवेलेबल है? बिल्कुल है। 3,3 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 1,2 अवेलेबल है, 2,1 अवेलेबल है, 1,1 अवेलेबल है, बिल्कुल है। ट्रांजिटिव भी है, ओरली मार्क कर सकते हो। यस, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बात? ऐसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन जो है 1 1 2 2 3 3 वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है बात? है ना। रोहन खीर कह रहा है समझ नहीं आया। बेटा क्या डाउट है ये पूछो, क्या डाउट है ये पूछो। इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हुआ? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। और देखना आ गया ट्रांजिटिव को देखने के लिए, ये देखना है कि इफ ए कॉमा बी कभी आर में है एंड बी कॉमा सी भी आर में है, तब ये चेक करना देन ए कॉमा सी को आर में होना है, ओके। तभी चेक करना, ओके। और कभी ये ऊपर की कंडीशन ही अवेलेबल नहीं है तो ओवरऑल तो ट्रांजिटिव हो ही गया। इफ वाली कंडीशन है और ए कॉमा सी आर में नहीं है तभी नॉन ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज तो हर केस में ट्रांजिटिव ही होता है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, कभी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सिमेट्रिक के लिए कभी ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए को आर में होना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव के लिए कभी ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है ना, तो देन ए कॉमा सी को आर में होना पड़ेगा, जहां से ए बी सी अपन ने सेट ए में से निकाले हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंस क्लास, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? तो जैसे कि उन्होंने पूछ लिया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बताओ, है ना। तो यार मैंने क्या करा, 1 2 3 ए बी सी। अब कोई तुमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंस क्लास बताना है 2 का, कोई रिलेशन आर ऐसा डिफाइंड हुआ, ओके। 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी 3 कॉमा सी।
है ना, कोई रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइंड हुआ, तुमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू बताओ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, कुछ नहीं करना है, मतलब पहला एलिमेंट टू किस किस एलिमेंट में है रिलेशन सेट के, वो सारे तुम्हारे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू कहलाते हैं। मतलब कोई तुमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू बताना है, तो वो हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। मतलब टू की मैपिंग किन किन के साथ है, ए के साथ है, बी के साथ है, सी के साथ है। तो कोई तुमसे पूछे कि इक्विवेलेंस क्लास टू की क्या होगी, तो वो कुछ नहीं है, टू की मैपिंग जिन भी एलिमेंट के साथ हुई है सेट के, तो वो ए बी सी विल बी योर इक्विवेलेंस क्लास। ओके, ट्रांजिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं, ऐसे काउंट नहीं किया जाता, ट्रांजिटिव के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता और कभी पूछा भी नहीं जाएगा। क्लियर है बेटा, है ना? हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आज तक भी नहीं पूछा सीबीएसई ने, ना कभी पूछेगा। ठीक है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी विल बी कंसिडर्ड इन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू। तो तुमको क्या करना है, जब भी तुमसे इक्विवेलेंस क्लास पूछे, तुमको रिलेशन सेट देखना है आर, और उसमें यह देखना है कि किस किस एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट है वो टू है। तो इन तीन एलिमेंट में दिख गया पहला एलिमेंट टू है, तो उनके जो सेकेंड एलिमेंट है वो सारों का जो सेट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू। क्लियर है बात, है ना? क्लियर है बात? इरिन घोष, ले लिया मैंने आपका नाम, यहां तक सब बातें समझ में आ गई। तो ये बहुत बेसिक चल रहा है, अब कुछ सवाल करते हैं फंक्शन को समझने के बाद, फंक्शन भी समझ लेते हैं, फिर रिलेशन एंड फंक्शन के एक साथ सवाल करेंगे। फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन की दो ही चीजें होती है कि एवरी एलिमेंट, ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated, every element of set A is associated to set B, okay, and second, this association is unique। ये जो एसोसिएशन होता है ये यूनिक होता है। इसको समझाने के लिए मैं जो जनरली एग्जांपल देखता हूं, है ना, एनसीईआरटी में भी दिया है जो एग्जांपल, कि मानो सेट ए एक सेट है बच्चों का, मतलब चिल्ड्रन का, और सेट बी मानो मदर्स का सेट है ना, मदरों का सेट है ये। ओके, तो सेट ए में आपके बच्चे हैं, सेट बी में आपकी मदर्स है। मैंने क्या कहा, फंक्शन कब डिफाइंड होता है ना? कभी मैं कोई कह रहा हूं फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, उसके लिए ये होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पे कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू सेट बी एंड दिस एसोसिएशन इज यूनिक। क्या मतलब है इसका समझना, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? रिलेशन और फंक्शन में यही अंतर होता है। यहां से जैसे तुमने दो चार एरो निकाल दिए थे ना, फंक्शन में ये कहानी नहीं होती बेटा, एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, ऐसा नहीं होगा इस एलिमेंट की दो इमेजेस बन रही होगी। ओके, और हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड होगा सेट ए का। यहां पे मैंने बोला कि ये मेरा चिल्ड्रन 1 है, ओके, ये मेरा चिल्ड्रन 2 है, ये मेरा चिल्ड्रन 3 है। इधर मैंने बनाया मदर 1 M1, मदर 2 M2, मदर 3 M3 और मदर 4 M4। तो मैंने क्या किया, C1 की मैपिंग कर दी M1 के साथ, C2 की मैपिंग कर दी M2 के साथ, और C3 की मैपिंग कर दी M3 के साथ। ये फंक्शन है कि नहीं ये बताओ। मैंने पहली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे एलिमेंट ले लिए अपन ने, एक भी छूटा नहीं। यस, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू सेट बी एंड दिस एसोसिएशन इज यूनिक। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक चिल्ड्रन की दो मदर है, ऐसा कहीं पे ऐसे दो एरो नहीं निकल रहे हैं। तो इस सेकंड लाइन का है कि दिस एसोसिएशन इज यूनिक, मतलब एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनेगी, ऐसा नहीं होगा एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज बन जाएगी। जो इधर बनता है इसको बोलते हैं इमेजेस, और ये होती है प्री इमेजेस, ये होती है प्री इमेजेस। रिलेशन में जो सेट ए होता है उसको डोमेन सेट कहते हैं, है ना, और जो सेट बी होता है इसको को डोमेन सेट भी कहते हैं। रिलेशन में भी और फंक्शन में भी बातें सेम है। क्लियर? तो यार ये जो चिल्ड्रन वाला है, अब देखो यहां पे ना अलग अलग तरीके से मैपिंग करके बताता हूं, और तुम बताना इनमें से कौन कौन से फंक्शन है ना, कौन कौन सी मैपिंग के फंक्शन है। क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोग, ये बताओ यार।
जल्दी से बताना। देखो भाई, इसकी मैपिंग मैंने इसके साथ कर दी, इसकी मैपिंग मैंने इसके साथ कर दी, ओके, और इसकी मैपिंग मैंने इसके साथ कर दी, 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 और इसकी मैपिंग मैंने इसके साथ कर दी, इसकी मैपिंग मैंने इसके साथ कर दी, इसकी मैपिंग मैंने इसके साथ कर दी, इसकी मैपिंग मैंने इसके साथ कर दी। ये तुम्हारा फंक्शन f1 है, ये f2 है, ये f3 है, और ये f4 है। अब तुम बताओ इसमें से कौन कौन से फंक्शन हैं, a, b, c, d, कौन कौन से फंक्शन है? डेफिनेशन याद रखना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड विथ सेट B। एवरी एलिमेंट, देखो यार ऑप्शन डी में एवरी एलिमेंट है ही नहीं, ये खाली छूट गया, तो ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। पहली लाइन से यही समझ में आता है। अच्छा, सेकंड लाइन ये कही थी, दिस एसोसिएशन इज यूनिक, दिस एसोसिएशन इज यूनिक। यहां पे देखो यार, इसके दो इमेजेस बन रही है, क्या पॉसिबल है ऐसे एक पॉइंट से दो एरो निकलना पॉसिबल है? नहीं, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। पर हां, यहां पे ये पॉसिबल है, देखो यार, चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 3, इन तीनों बच्चों की एक मदर पॉसिबल है। यस, दिस इज अ फंक्शन, है ना। अब यहां पे भी ये चिल्ड्रन 1 है, चिल्ड्रन 2 है, चिल्ड्रन 3 है, इस तरीके से समझ लो, ये मदर 1 है, मदर 2 है। चिल्ड्रन 1 मतलब चिल्ड्रन 1 की मदर का नाम है M1, C2 और C3 की मदर एक ही है। पर यहां पे कभी अपन देखते हैं ऑप्शन सी में, तो C1 की दो मदर है, ये क्या पॉसिबल है? एक बच्चे की दो मदर, इट इज इम्पॉसिबल, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसलिए मैं वो एग्जांपल से समझा देता हूं, तो डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद सेट बी। क्लियर है बात? तो केवल ए और बी ही तुम्हारे फंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है सेट बी के साथ। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये तुम्हारा सेट ए है, ये तुम्हारा सेट बी है, ये वाला सेट ए है, ये सेट बी है, इधर भी ये सेट ए है, ये बी है। ओके, ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे C1 मतलब यूनिक नहीं है ना एसोसिएशन, C1 की दो इमेज आ रही है, तो दैट एसोसिएशन इज नॉट यूनिक, तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ओपी, सी एंड डी आर नॉट फंक्शन। यस, सी और डी रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए ये कंडीशन पॉसिबल, ओके, क्योंकि रिलेशन के लिए तो क्या कोई भी सबसेट हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो रिलेशन कहलाता है, पर फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद सेट बी एंड दिस एसोसिएशन विल बी यूनिक। तो कोई तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने होंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, है ना। तो मानो मैंने सेट ए में, ये मेरा सेट ए है, ओके, और ये मानो मेरा सेट बी है ना। सेट ए में मानो मैंने माने m एलिमेंट्स, ओके, मतलब सेट ए क्या होता है? डोमेन वाला सेट, है ना, क्योंकि फंक्शन ए से बी डिफाइंड होता है, तो फंक्शन कभी ए से बी डिफाइंड हो रहा है तो सेट ए आपका कहलाता है डोमेन, और सेट बी आपका कहलाती है कोडोमेन। मतलब ये वाला सेट होता है आपका कोडोमेन, जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? n एलिमेंट्स। तो यार कोई तुमसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल है, कितनी नंबर ऑफ मैपिंग पॉसिबल है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यार नंबर ऑफ मैपिंग कितनी पॉसिबल है, या मैं बोलूं नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे। तो कुछ नहीं करना है, कोडोमेन की पावर डोमेन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n की पावर m will be the number of function from set A to B will be possible। क्लियर है? कुछ बच्चे m की पावर n कह रहे, कैसे कह रहे हो यार? विपाशा साहू, याद रखो कोडोमेन की पावर डोमेन होता है, ना कि डोमेन की पावर कोडोमेन। n की पावर m, ना कि m की पावर n। क्लियर है? n to the power m, बहुत बढ़िया, दिमाग में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है।
कोडोमेन की पावर डोमेन विल बी नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल, या मैं बोलूं नंबर ऑफ मैपिंग पॉसिबल। और ये मैपिंग कैसी होगी, वही फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द सेट बी एंड दिस एसोसिएशन इज यूनिक। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, है ना। सागर गुप्ता कह रहा है सर इस तरीके का वन शॉट हर सब्जेक्ट का होगा, बिल्कुल होना शुरू हो गया है, आप जाग जाओ। एनसीईआरटी वाला पे केमिस्ट्री का वन शॉट एक मोहन सर ले चुके पार्ट 1, है ना, जहां पे उन्होंने आधी केमिस्ट्री करा दी है और कल शायद उनका सेकंड सेशन है, तो हर एक सब्जेक्ट का हो रहा है। क्लियर? कौन कौन कह रहा है नो, है ना, बहुत बढ़िया। आदित्य राय ले लिया आपका नाम, चलिए बड़े आगे। तो यहां तक क्लियर हो गई बातें। अब आ जाओ वन वन फंक्शन क्या होता है। देखो नाम से ही समझ में आता है वन टू वन फंक्शन क्या कहलाता है। वन टू वन फंक्शन क्या कहलाता है समझना। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव। इसी का नाम होता है इंजेक्टिव। घबराने का नहीं है कि सर ये एग्जाम में पूछ लिया कि इंजेक्टिव फंक्शन बताओ कितने बनेंगे, तो तुम घबरा गए, है ना। तो घबराना मत भाई, इंजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन फंक्शन बात एक ही होती है। मतलब समझना, बहुत इजी बातें हैं। ये मैंने माना सेट ए है, ये मैंने माना सेट बी है। तो वन टू वन फंक्शन क्या होता है कि यार सेट ए में मानो ये ऑब्जेक्ट है आपके, ये सेट बी के ऑब्जेक्ट है, ओके। हर एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बने, मतलब देखो ऐसा एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज, मतलब ऐसा नहीं हो ये, दिस इज वन टू वन। पर यहीं पे कभी मैं ऐसा बना देता, मानो अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट की सेम इमेज बन रही है, ये वाली, है ना। जैसे ये 1 2 3, तो 1 और 2 दोनों एसोसिएटेड है ए के साथ, फंक्शन तो है ये, है ना, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद सेट बी एंड दिस एसोसिएशन इज यूनिक। पर इन दोनों की इमेज एक ही बन रही है, सो दिस इज मैनी टू वन, मैनी वैल्यू से एक वैल्यू आ रही है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मैनी टू वन। और ये क्या होता है, वन टू वन। बात समझ में आ गई? ये वन टू वन कहलाता है। और मैनी टू वन क्या, मैनी टू वन, मैनी ऑब्जेक्ट विल गिव द सेम इमेज, तो ये फंक्शन कहलाते हैं मैनी टू वन। मैपिंग से बहुत आसानी से समझ में आती है चीजें, इसलिए मैपिंग से समझा देता हूं। अब तुमको क्या आएगा कि चेक करो कि यार ये फंक्शन क्या है, वन वन। अब तुम्हारा पेपर क्या है बेटा, क्या है पेपर, ऑब्जेक्टिव। तो स्टेप के मार्क्स होते नहीं है, तो मैं तुमको कैलकुलस वाली मेथड बताऊंगा, दैट इज द वेरी इजी मेथड। देखो इसको करने के तरीके, ग्राफिकल मेथड भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टेस्ट होता है कि ग्राफ बना लो, है ना, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। कभी वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को एक ही जगह कट करती है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है ना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा है कि तुमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू के बराबर कर देना है, और कभी एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया, इट मीन्स दैट फंक्शन विल बी वन वन। मतलब देखो दो वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स वन ही होता है, ये एफ ऑफ एक्स वन, ये एफ ऑफ एक्स टू। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को बराबर कर दिया। कभी ये दो वैल्यू बराबर है, ओके, इट इंप्लाइज x1 बराबर x2 है, मतलब वो एक ही मैपिंग कहला रही है। अदरवाइज दैट विल बी मैनी टू वन। क्लियर है? अब यार इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मैंने दिया तुमको, चेक करो क्या ये फंक्शन वन वन है, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, चेक वेदर दिस फंक्शन इज वन वन। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, ये फंक्शन तुमको दे रखा है, तुमको बताना है ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर कर दिया एफ ऑफ एक्स टू के, है ना, मतलब एक्स वन का क्यूब बराबर कर दिया एक्स टू का क्यूब, इट इंप्लाइज एक्स वन बराबर एक्स टू, है ना, और ये हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं कि सर हमको पता है ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और वाई एक्सिस को ही एफ एक्स बोलते हैं। वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो वो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी, तो यस दिस इज वन वन। इतना भी नहीं करना, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, कैलकुलस। हमें कैलकुलस आती है, हमको डिफरेंशिएशन करना आता है। तो वाई बराबर एक्स क्यूब तुम्हारा फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो एफ डैश एक्स निकालो। क्या एफ डैश एक्स तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या हमेशा एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है ना। कभी एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो भी फंक्शन वन वन कहलाएगा,
है ना, और कभी एफ डैश एक्स तुम्हारा हमेशा नेगेटिव आ रहा है तो भी फंक्शन 1 1 कहलाएगा। अब देखो 3x² विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो यार ये फंक्शन 1 1 हो गया। एफ डैश एक्स कभी नेगेटिव होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, y बराबर -x³, तो इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो आएगा -3x², विच इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इस केस में भी फंक्शन क्या होगा 1 1। पर कभी तुम एफ डैश एक्स निकालने के बाद कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो भैया, एकदम तुमने मौन धारण कर लिया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है y बराबर x², अब इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स निकाला तो ये आया 2x। अब ये तो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, तो यहां पे मैं बता नहीं पा रहा हूं, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, मैनी टू वन फंक्शन, है ना। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी टू वन। क्लियर, जहां पे मैं बता नहीं पाऊं तो तुमको कुछ नहीं करना है, पहला डिफरेंशिएशन करना है, और वो पहला डिफरेंशिएशन कभी पॉजिटिव आता है हमेशा हर x पे। देखो 3 - 3x², ये x² हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और उसका जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, मतलब ये ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन 1 1 है। पर कभी एफ डैश एक्स में आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, कुछ बता नहीं सकते, है ना, माफी चाहूंगा हैंडराइटिंग के लिए। जब कुछ बता नहीं सकते तो उस केस में आप कहोगे वो फंक्शन मैनी टू 1 होगा। अरे बिल्कुल, ब्रेक भी मिलेगा, रेस्ट भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी, पर बातें समझो। तो कभी भी 1 1 फंक्शन को फाइंड करना है तो ये वाले तरीके ना लगा के सीधे शॉर्टकट मेथड लगाना। तुम पहला डिफरेंशिएशन करना और चेक करना कि एफ डैश एक्स क्या हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव आ रहा है। कभी हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हारा काम क्लियर है, 1 to 1 हो जाएगा। पर कुछ वैल्यू पे पॉजिटिव कुछ वैल्यू पे नेगेटिव, तो फंक्शन मैनी टू 1 होगा। बात क्लियर है, दिमाग में बिठा लेना आराम से, है ना, आराम से बिठा लेना बातों को दिमाग में, एकदम ओपी स्टाइल में, है ना। ओके, बात क्लियर हुई सबको, सबको बात क्लियर हुई भाई। देखो यार, घबराने का नहीं है बच्चा, घबराने का नहीं है, मुस्कुराने का है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक बार मैं कॉन्सेप्ट को लिख भी देता हूं यहां पे कि जो शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाई, तुमको क्या करना है, एफ एक्स तुम्हें कुछ भी दिया होगा, तुम एफ डैश एक्स निकालोगे, कभी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया या एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया, है ना, फॉर एवरी एक्स, ओके, फॉर एवरी एक्स, तो तुम कहोगे फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। बस ये तुम्हारा शॉर्टकट मेथड है ना। तुमको बस पहला डिफरेंशिएशन करके चेक करना है तो फंक्शन तुम्हारे 1 to 1 कहलाएंगे। क्लियर है बात। अरे ये मेथड से रॉन्ग आंसर तो नहीं आएगा, अरे बिल्कुल नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, कैसी बात कर रहे हो तुम, है ना। मैनी वन रिपीट करो, देखो भाई मैनी वन नाम से समझ में आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर मैनी वन रिपीट करो, देख मैनी वन की डेफिनेशन तो आएगी यहाँ पे, है ना। एक चीज और, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन भी पूछ लेते हैं कि बताओ भैया नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है NPM, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को n एलिमेंट बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m एलिमेंट है, तो इसका आंसर हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। ये होती है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन NPM n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। फैक्टोरियल खोलना आता है ना, 5 फैक्टोरियल कैसे खोलोगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। कोई 6 फैक्टोरियल की बात करे तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मल्टीप्लाई करना है 1 तक, जितना भी फैक्टोरियल तुमसे पूछा जाए। तो कभी कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताओ, कभी सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, बात समझना, सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। कुछ बच्चे कहेंगे कभी m बराबर n हो गया, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला कब लगेगा कब नहीं लगेगा। m बराबर n हो गया तो यहां पे आ जाएगा m माइनस m 0 फैक्टोरियल, और आपको पता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां पे जो होता है ना, n हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू m होता है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अदरवाइज कभी n छोटा हो गया m से, ध्यान से सुनना, n के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट b में वो कम है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a के,
कंपैरिजन में मैं एक एग्जांपल देता हूं तो क्लियर होगी बातें। जैसे मानो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे सेट ए में मैंने बोला 1 2 3, ओके, और यहाँ पे मैंने बोल दिया ए और बी। अब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मैंने कम ले लिया और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मैंने ज्यादा ले लिए, तो वन वन फंक्शन बनेगा ही नहीं। वन वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हर एक की इंडिविजुअल, मतलब देखो कोई भी दो से एक इमेज नहीं बने। देखो 1 की मैपिंग तुमने ए के साथ कर दी, 2 की मैपिंग तुमने बी के साथ कर दी, अब 3 की मैपिंग तो करनी पड़ेगी तभी फंक्शन पॉसिबल है। अब 3 की या तो ए के साथ होगी या बी के साथ होगी, किसी के साथ भी करोगे तो ये वन वन फंक्शन नहीं हो जाएगा, ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो आपका इंपॉर्टेंट बात यह कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट बी में है वो हमेशा ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, क्योंकि बराबर भी होंगे तो आंसर आ जाएगा सीधे इस फॉर्मूले से, n बराबर m है तो n माइनस n 0 फैक्टोरियल विच इज 1, आंसर विल बी n फैक्टोरियल। पर बात समझ लेना, बात समझ लेना। हाँ, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वो भी बता रहा हूँ, बेल ट्री बना के। अच्छा सवाल पूछा है ना, वो भी बता देता हूँ, वो भी पूछ लिया जाता है। ये नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना। और यहाँ पे ना गलती मत करना, सीधे फॉर्मूले दिमाग में रखोगे, ओरली आंसर निकालोगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ भी तुमको स्टेप के मार्क्स है नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालना। फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू m है। जब सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के बराबर है या ज्यादा है तभी वन वन फंक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज वन वन फंक्शन बनेगा ही नहीं, वो मैनी वन फंक्शन बनेगा। कभी कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, मानो कोई क्वेश्चन पूछ लिया और वो कह रहा है ना, उनका काम है तुमको सवाल देना, उन्होंने दे दिया कि भैया बताओ फाइंड द नंबर ऑफ, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वन वन, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, है ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी where number of element in set A is your 2 and number of element in set B is 1। अब आपको समझ में आ गया कि वन वन फंक्शन के लिए कभी मैं देखूं यहाँ पे दो एलिमेंट है और यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो क्या वन वन पॉसिबल है यार? ये तो मैनी वन फंक्शन बनेगा, वन वन बनेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ वन वन पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि एक भी वन वन फंक्शन बनेगा नहीं इस केस में। अब यहीं पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के 3 कर दिए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के 4 कर दिए। मतलब क्या है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4। ओके, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4। अब तुमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, फॉर्मूला लगाओगे npm n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कितना है, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल आंसर क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर विल बी 24। क्लियर है बात? तो वन वन फंक्शन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख भी देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इन सेट ए, ओके, या मैं बोलूं सेट बी, है ना, सेट बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्लियर? लिख लिया भाई, लिख लिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 5 और 6 नहीं आता, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर। ये बात क्लियर हो गई, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। वन वन फंक्शन को ही ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। मैनी वन फंक्शन जिनको समझ में नहीं आया था उनके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं। मैनी ऑब्जेक्ट की, है ना, जैसे कोई फंक्शन है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ओके, यहाँ पे मानो 2 एलिमेंट है, तो इसकी मैपिंग इसके साथ कर दी, इसकी मैपिंग इसके साथ कर दी और इसकी मैपिंग इसके, तो मैनी ऑब्जेक्ट की सेम इमेज, तो ये फंक्शन हो जाता है मैनी वन, है ना। मैनी आर मैप्ड टू वन, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। क्लियर है? नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, मैपिंग से बहुत अच्छे से आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये सेट ए है, ये सेट बी है।
क्लियर है? अभी देखा था अपन ने क्या, सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से ज्यादा होने चाहिए। यहाँ देखो सेट बी के एलिमेंट कम है तो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। उसके अलावा भी बन जाएगा, पर ये वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस पेज प्लीज देख लो भाई, प्रीवियस पेज। फॉर्मूला लगाया मैंने, आपसे पूछा था नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताने फ्रॉम सेट ए टू बी, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 4 है। मतलब m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है। बस सीधी बात, फॉर्मूला लगाया अपन ने npm और कुछ नहीं किया। npm परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हो 11th में, है ना। अब ऑन टू इन टू पे चले तो वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग। तो कोई तुमसे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, द फॉर्मूला विल बी सेम। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू m होगा, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 आवर कंप्लीट और रिलेशन एंड फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, है ना। अब देखो ऑन टू फंक्शन समझ लो। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अब देखो ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है, दैट इज सरजेक्टिव। क्या होता है? सरजेक्टिव। ओके, घबराना नहीं है, दोनों बातें सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना। ऑन टू फंक्शन लिखा हो या सरजेक्टिव फंक्शन लिखा हो, बात सेम है, दोनों का मतलब सेम होता है। ऑन टू मतलब क्या होता है, कभी किसी क्वेश्चन में कोडोमेन का जो सेट होता है, ये जैसे सेट ए होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट अपन m मानते हैं, ये अपना सेट बी होता है जिसके अपन नंबर ऑफ एलिमेंट n मानते हैं। तो ये जो सेट बी होता है ये हमारा कोडोमेन होता है। कभी कोडोमेन तुम्हारा रेंज के बराबर आ जाए, कोडोमेन तुम्हारा रेंज के बराबर आ जाए, मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट सेट बी का खाली ना बचे, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओके, इज एसोसिएटेड विथ सेट ए। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहां पे जैसे मानो 3 एलिमेंट है, ओके, ये तीनों एलिमेंट इस सेट ए के साथ एसोसिएटेड होंगे, कोई भी खाली नहीं छूटेगा। कभी कोई खाली छूट गया, कोई खाली छूट गया तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब यार यहां पे देखो रेंज बी, जैसे तुम्हारा जो फंक्शन होगा ये 1 2 3, ये ए बी सी। अब जो मैं फंक्शन लिख रहा हूं, है ना, उसको रोस्टर फॉर्म में कभी लिखूं मैं फंक्शन को, तो वो क्या आएगा, 1 कॉमा ए, ओके, 2 कॉमा बी और 3 कॉमा सी। अब यहां पे देखें अपन तो कोडोमेन क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। इसकी रेंज की बात करूं तो वो भी ए कॉमा बी कॉमा सी है। रेंज जो है जब इक्वल हो जाती है कोडोमेन के, तो अपन कहते हैं कि यार वो फंक्शन मेरा मेरा क्या कहलाएगा, वो फंक्शन मेरा कहलाएगा ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। ओके, हाउ टू फाइंड द रेंज? रेंज क्या होती है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फंक्शन सेट। सेकेंड एलिमेंट जो होता है फंक्शन सेट का वो रेंज कहलाती है, और पहला एलिमेंट आपका डोमेन कहलाता है। पहला एलिमेंट क्यों डोमेन कहलाता है? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए तो एसोसिएटेड हो गई, तो पूरा सेट ए आपका डोमेन कहलाता है, तो वही 1 2 3 विल बी योर डोमेन। तो इस केस में कभी मैं डोमेन निकालने की बात करें आपसे, डोमेन क्या होती है, ये पहले एलिमेंट 1 2 3, इतना इजी है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट, फंक्शन का जो सेट है उसके पहले एलिमेंट आपकी डोमेन कहलाती है, और फंक्शन सेट का जो सेकंड एलिमेंट है वो आपकी रेंज कहलाती है। वही रिलेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट था, है ना। रिलेशन में भी जो सेकंड एलिमेंट होता है रिलेशन सेट का वो रेंज कहलाती है, ओके। और डोमेन आपका सेट ए होता है, ये सेट बी आपकी कोडोमेन होती है। तो ऑन टू फंक्शन को प्रूव करने का तरीका क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई बोलू या सेट बी बोलू, इन्होंने इसको वाई बोल दिया, ये y है इनके लिए और ये आपका x है, कैपिटल x। तो ये कह रहे एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। एवरी एलिमेंट ऑफ y की, ये y जो होती है वो किसी ना किसी एलिमेंट x की इमेज हो अंडर f। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x। मतलब जब f ऑफ x y के बराबर आ जाए तो अपन कहेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। क्लियर है बात? आराम से देख लो, कंफ्यूज मत होना। मैं तो इसको सिंपल समझाता हूं कि भैया कोडोमेन कभी रेंज के बराबर आ गई तो फंक्शन को कह देना कि ऑन टू है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कुछ मैपिंग बना के देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगी बातें, आपको बातें क्लियर हो जाएगी कि इसमें से कौन सी सरजेक्टिव फंक्शन की मैपिंग है। जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए आपके सामने, है ना, ये 2 एग्जाम्पल ले लिए मानो।
ये तुम्हारा फंक्शन f1 है, ये तुम्हारा फंक्शन f2 है। अब इसमें से बताओ, अब इसमें से बताओ, इसमें से बताओ भाई कौन सा ये वाला फंक्शन कभी मैं देखूं f1 क्या ये ऑन टू है? तो आपने देखी इसकी कोडोमेन में, ये कोडोमेन में आपके 3 एलिमेंट है पर रेंज में आपके 2 ही एलिमेंट आ रहे, 2 की मैपिंग हुई, ये तीसरा खाली रह गया। और यहां पे लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई सेट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट। एवरी एलिमेंट मतलब यहां पे इसकी मैपिंग होनी थी किसी के साथ, पर यहां कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, तो ये खाली छूट गया। ये जब खाली छूट जाता है, ये जब खाली छूट जाता है मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता है ना, तो ये फंक्शन कभी ऑन टू नहीं है तो ये क्या है, इनटू है। ये फंक्शन जब ऑन टू नहीं है तो ये फंक्शन क्या है, इनटू है। ये फंक्शन आपका ऑन टू कहलाएगा। अच्छा 1 1 कौन सा है? ये फंक्शन 1 1 है, बिल्कुल है। ये वाला फंक्शन भी 1 1 है, बिल्कुल है। 1 to 1 ये फंक्शन भी है और वो फंक्शन भी है। जो फंक्शन ऑन टू भी होते हैं 1 1 भी होते हैं। 1 1 मतलब 1 to 1 और ऑन टू जो होते हैं उनको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सब बातें लिख लो यार। कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उन फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 1 1 मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू मतलब सरजेक्टिव, तो जो फंक्शन इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव होते हैं उनको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ऑन टू के लिए आपको दिख रहा है जो रेंज है उसमें भी 3 एलिमेंट है, जो कोडोमेन है उसमें भी 3 एलिमेंट है, कोई खाली नहीं छूटा। यहाँ पे कोई खाली छूट जाता कि कोई खाली यहाँ पे एक में और लगा देता तो फिर ये ऑन टू नहीं रहता। पर यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो सेट बी के हैं वो एसोसिएटेड है विद सेट ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल सरजेक्टिव है। सर इनटू क्या होता है? इनटू बिल्कुल ऑन टू का उल्टा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू है। बात समझ में आई? जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू है। क्लियर? क्लियर है बात? पक्का? आपके काम का 1 to 1 है और ऑन टू है, यही दो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो 1 1 का क्लियर हुआ। 1 1 फंक्शन वो कि यार हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है ना, उसकी जो सेट बी के साथ इमेज बन रही है वो एक ही, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन जाए, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनेगी। बात समझ में आ गई? तो वो फंक्शन 1 1 कहलाता है। ऑन टू के केस में जो कोडोमेन होती है मतलब सेट बी होता है उसका हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए सेट ए के साथ। क्लियर है? बढ़िया से आई बात समझ में? सर फंक्शन की स्लाइड में ए और डी में क्या डिफरेंस है? कौन से वाले में फंक्शन की स्लाइड में बेटा? हाँ भाई ए और डी सेम है। अच्छा हाँ, ये कह रहा है ए और डी में क्या डिफरेंस है। बेटा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और बना दिया, एक पॉइंट और बना दिया, मतलब ये C1 C2 C3 C4 था, एक बेटा खाली छूट गया, इसकी कोई मदर के साथ मैंने लिंक नहीं किया, तो मैंने यही कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद सेट बी। ये अंतर था इसलिए ये अपन ने नहीं लिया फंक्शन में। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल करेंगे तो और भी चीजें क्लियर होगी। एक चीज और आती है नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग, कि कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, कितने सरजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, कितने सरजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू। कोडोमेन का जो सेट है वो रेंज के बराबर होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू। और इसमें भी एक कंडीशन लगती है, ये वाला फॉर्मूला तो होता है इसका, पर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे कैसे और कब अप्लाई करोगे। तो मैं इसको अप्लाई करना भी सिखा रहा हूं, लगाते कैसे वो भी सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कोई भी फंक्शन ऑन टू होने के लिए ये बात समझना कि जो सेट ए है उसमें मानो 3 एलिमेंट है और सेट बी में मानो 4 एलिमेंट है। तो कभी मैंने सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से ज्यादा ले लिए तो ऑन टू मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तुम देखो हमेशा कोई ना कोई खाली छूट ही जाएगा, और ऑन टू के लिए कोई भी सेट बी का एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। मतलब सेट बी का जो एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही होनी है, पर ये खाली छूट गया, ये वाला खाली छूट गया, तो ये ऑन टू मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो n की वैल्यू है वो m एलिमेंट से क्या होगी, छोटी ही होगी या बराबर हो सकती है। मतलब m विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। 1 1 में उल्टा पड़ा था, n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ऑन टू में m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर है बात? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट A के होंगे वो या तो ज्यादा हो
यहां ज्यादा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां दो ही है, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, ये ऑन टू हो गया, बिल्कुल हो गया, दिस इज ऑन टू, क्योंकि सेट बी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर आ गई, दो एलिमेंट रेंज में भी है और कोडोमेन में भी है, कोई खाली नहीं छूटा सेट बी का एलिमेंट, है ना, जिसका एसोसिएशन नहीं कर पाए, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या ये 1 1 है? नहीं है, ये मैनी 1 है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट की सेम इमेज है ना। बात समझ में आई? पक्का है ना। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है रेंज फॉर ऑन टू क्या होती है? रेंज जो होती है ऑन टू फंक्शन की वो कोडोमेन के बराबर होती है, मतलब रेंज आपकी जो होती है ऑन टू फंक्शन की वो आपका सेट बी ही होता है। तो बेटा कभी कभार पूछ लेता है फाइंड द रेंज ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो आप सीधे बोल देना सेट बी, जो सेट बी दिया रहेगा ना, जैसे फंक्शन डिफाइंड होगा आर टू आर, तो ये रियल नंबर का जो सेट है और इन्होंने कह दिया ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। कभी ऐसा सवाल में दे दिया कि ये फंक्शन ऑन टू है और वो डिफाइंड हो रहा है आर से आर में, तो उसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर ही हो जाएगी, सेट बी ही रेंज कहलाती है ऑन टू फंक्शन की। बात समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब m ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा, है ना। मतलब मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में 2 है, मतलब r बराबर 1 से लेके n तक लेना है, मतलब r2 माइनस 1, ओके, n माइनस r, ओके, n की वैल्यू कितनी, 2, तो ये आप ले लोगे 2 माइनस r एन सी आर। देखो ये पूछा नहीं जाएगा जनरली, ओके, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, पर कभी आ जाए तो फॉर्मूला अपने दिमाग में होना चाहिए। ओके, अब आपको समीशन करते जाना है, आर की वैल्यू एक बार 1 रखोगे, फिर आर की वैल्यू एक बार 2 रखोगे, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक ही जाना है। तो मैंने आर की वैल्यू 1 रखी, जब मैंने आर की वैल्यू 1 रखी तो -1, 2 माइनस 1 विल बी 1, ये आ गया 2c1 और 1 का क्यूब विल बी 1 ओनली, फिर प्लस आर की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो -1 की पावर हो गया 0, फिर ये हो गया 2c0 और ये हो जाएगा आपका, आर की वैल्यू मैंने जब 2 रख दी तो 2 का क्यूब। तो आपको दिख रहा है ये 8 बन रहा है इधर से, और इधर से कितना बन रहा है, -2, मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, 6। अब यार ये बच्चा कह रहा है इफ m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। बेटा ये फंक्शन है ना, फंक्शन कब नहीं होता, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद सेट बी। ये किसने बोल दिया भाई m ग्रेटर देन n होगा तो फंक्शन तो होगा, क्या दिक्कत है फंक्शन ना होने में? फंक्शन ना होने में कोई दिक्कत नहीं है ना, फंक्शन तो है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन खत्म होगा मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा सारी बातें, तुम इंपॉर्टेंट बातों को नोट करो जो मैंने अभी तक बताया तुमको। एक ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 2c0 विल बी 1, तो 8 में से 2c1 विल बी 2, तो 8 में से 2 गए तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, 6। जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में 3 है और सेट बी में 2 है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, 6। क्लियर है? सबका आंसर आ रहा है 6? एक बार बताओ हाँ ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी बता रहा हूं, 2 मिनट शांति रखो। ये समझ में आया? व्हाट इज आर? अरे बेटा आर की वैल्यू तो चलानी है, आर की वैल्यू चलेगी 1 से लेके n तक। अब n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब यहां पे इस क्वेश्चन में मैंने बोला m 3 है, n 2 है इस क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन में अपन नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है ना कितने, 1 2 3 एलिमेंट है, तो m की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। मतलब r की वैल्यू 1 से लेके 2 तक चलानी है, तो पहले अपन r 1 लेंगे, ओके, इसी फॉर्मूले में, और एक बार r अपन 2 ले लेंगे इसी फॉर्मूले में, और अपने को कुछ करना ही नहीं है, और अपने को कुछ करना ही नहीं है, और मचा देना है एकदम से। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को आंसर आ गया होगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यार ये कुछ बच्चे कह रहे सर ये फंक्शन नहीं होता है। बेटा देखो फंक्शन कब नहीं होगा, जब इधर से 2 इमेज निकलेगी। यार तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ये फंक्शन किस किस को लग रहा है कि फंक्शन नहीं होगा? फंक्शन है ना बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो हर एक एलिमेंट सेट ए का एसोसिएटेड है विद बी, और ये एसोसिएशन यूनिक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि दो, देखो तुमको जब भी ऐसा लगे ना डाउट आए तो वो चिल्ड्रन मदर वाला क्वेश्चन ले लिया करो, C1 C2 C3, इधर मैंने बना दिया M1 M2। C1 और C1 जो पहला चाइल्ड है उसकी मदर है M1,
और जो दो चाइल्ड है C2 और C3 उनकी मदर का नाम है M2। बिल्कुल दिस इज अ फंक्शन, फिजिबल कंडीशन है, दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, इट इज अ फंक्शन। तुमको क्या दिक्कत आ रही है? तुमने चीजें ध्यान से सुनी नहीं है या तुम अभी आए हो? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं एक बार सारी बातें रिपीट कर देता हूं, एक बार मैं सारी बातें रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अपन ने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। उसके बाद अपन ने फंक्शन पढ़ा, है ना? उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? फंक्शन। फंक्शन में मैंने तुम लोगों को एक चीज बता दी, फंक्शन में मैंने तुमको डेफिनेशन बता दी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद सेट बी। मतलब यहां पे आप वही चिल्ड्रन वाला एग्जांपल ले लेना, ओके? हर एक एलिमेंट सेट ए का एसोसिएटेड होगा सेट बी के साथ, और ये एसोसिएशन यूनिक होगा। ये एसोसिएशन कैसा होगा? यूनिक होगा, ओके? तो ऐसे मैपिंग को आप फंक्शन में काउंट कर लोगे। और कोई तुमसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछे तो वो आपको पता है 2 की पावर mn, जब m और n बराबर हो जाते 2n स्क्वायर। और कोई तुमसे नंबर ऑफ फंक्शन पूछे, है ना, कि नंबर ऑफ मैपिंग कितनी बनेगी, तो कोडोमेन की पावर, कोडोमेन की पावर डोमेन, ओके? मतलब कोडोमेन मतलब n एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ओके? और यहाँ पे अपन मान लेते हैं m एलिमेंट्स। तो फॉर्मूले मैंने जो लिखवाए आपको वो हो जाएगा कोडोमेन मतलब n की पावर m। क्लियर? नंबर ऑफ फंक्शन इस तरीके से निकाले। फंक्शन में अपन ने पढ़ा था वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअल डिफरेंट इमेज बने। अब जैसे ये है, मैनी ऑब्जेक्ट आर गिविंग द सेम इमेज, मैनी टू वन, समझ में आ रहा है? मैनी हो गए वन में कन्वर्ट, तो ये फंक्शन क्या हो गया? मैनी टू वन। इसकी जगह कभी ये ऐसा होता, कभी ये ऐसा होता, ओके? वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं वन टू वन, जहां पे एफ डैश एक्स या तो हमेशा पॉजिटिव हो या एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव हो, शॉर्टकट मेथड, उन फंक्शन को कहते हैं वन वन फंक्शन। इन्हीं को इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन क्या कहते हैं? जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो, मतलब सेट बी के एलिमेंट, है ना, जो है उनकी एसोसिएशन सेट ए के साथ हो, कोई भी सेट बी का एलिमेंट खाली ना रह जाए, ओके? खाली नहीं रहना चाहिए, सेट बी में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, ये ऑन टू फंक्शन है। दिस इज अ ऑन टू फंक्शन, क्योंकि सेट बी के दो एलिमेंट थे, दोनों कहीं ना कहीं ए के साथ एसोसिएटेड है, तो ये आपका ऑन टू कहलाएगा। कोडोमेन जो होता है वो रेंज के बराबर हो जाता है ना? 2C2 आएगा कहां पे बेटा? यहां पे बच्चा कह रहा है 2C2 आएगा कहां पे? 2C2, हाँ सॉरी बेटा, 2C2 आएगा, तो आंसर तो वही आएगा ना, 2C2 या 2C0, आंसर सेम ही आएगा। माफी चाहूंगा, 2C2 आएगा, आर की वैल्यू जब 2 रखेंगे। गलती हो गई थी, पर आंसर सेम आएगा, 6C। क्लियर है ना? बात समझ में आई? आंसर कभी तुम्हारे गलत नहीं आएंगे, आंसर सेम आएगा। मैं वो 2C2 को 2C0 भी लिख सकते, दैट इज बोथ द वैल्यू आर सेम। 2C2 इज एक्चुअली इक्वल टू 2C0। एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों को सब बातें पता है। तो ये वन वन ऑन टू क्लियर हो गई, सारी बातें सारी क्लियर हुई। अब बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है? कभी कोई तुमसे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग निकालने को बोले तो सीधे n फैक्टोरियल कर देना, क्योंकि बाइजेक्टिव मैपिंग तभी पॉसिबल है जब सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट बराबर होंगे, n इज इक्वल टू m होगा, तभी बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल है। क्योंकि तुमको पता है वन वन के लिए, वन वन के लिए, वन वन के लिए, है ना, वन वन के लिए क्या जरूरी है बेटा? n को ग्रेटर देन और इक्वल टू m होने के लिए। और ऑन टू के लिए क्या जरूरी है? m ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो जब दोनों का साथ में होना मतलब m बराबर n जरूरी है, क्योंकि वन वन में सेट b में ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए सेट a के कंपैरिजन में, तभी वन वन फंक्शन पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज इट विल बिकम मैनी टू वन, है ना? तो वन वन में अपन ने क्या पढ़ा? सेट बी के एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए सेट ए के एलिमेंट के साथ, तभी वन वन फंक्शन बनेंगे। और ऑन टू में क्या पढ़ा था? सेट ए के एलिमेंट सेट बी से ज्यादा होने चाहिए। फील ले पा रहे हो? चीजों को समझ पा रहे हो? है ना? तो मचा दिया होगा, है ना? बड़े आगे, बहुत बढ़िया। तो भैया बाइजेक्टिव मैपिंग, कभी कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग, तो सीधे क्या बोलोगे? n फैक्टोरियल। अब किसी ने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग, ओके, बाइजेक्टिव मैपिंग, ओके,
if number of element in set A is 3 and number of element in set B is 4, तो तुमसे कभी पूछे कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग बताओ या बाइजेक्टिव फंक्शन बताओ, पर सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट बराबर नहीं है, तो उस केस में सीधे आंसर बोल देना जीरो, सीधे आंसर बोल देना जीरो, क्योंकि बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए दोनों सेट में बराबर एलिमेंट होनी चाहिए, मतलब डोमेन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही कोडोमेन में होना चाहिए, तभी बाइजेक्टिव मैपिंग बनेगी। ओके, तो यहां पे कभी 3 होता तो फिर तुम बोल देते कि यार 3 फैक्टोरियल, सीधे n फैक्टोरियल फॉर्मूला लग जाता, दैट इज 3 into 2, 6 विल बी द आंसर। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो तुम लोग, है ना, समझ पा रहे हो तुम लोग। तो यार ये नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चे पूछ रहे कि सर फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, कभी हमसे पूछ लिया है ना, आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना सिखाया हमको, सिमेट्रिक निकालना सिखाया, इक्विवेलेंस रिलेशन को काउंट करने बैठोगे तो समय बहुत ज्यादा खत्म होगा। इसकी एक ट्रिक मैंने आपको उसमें भी सिखाई थी, जो मैंने एमसीक्यू लिया था आपका सेशन, है ना, जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको एक और बार बता देता हूं। 1 यहां लिखा 1 है ना, फिर यहां लिखा 1 2, फिर 2 और 1 को ऐड करा 3। ओके, देखो देखो ध्यान से देखना, यहां पे लिखा 1, ओके, यहां लिखा 1 2, फिर ये 2 को उतार लिया इधर, ठीक। अब 2 और 1 ऐड किया 3, 3 और 2 ऐड किया 5, फिर इस 5 को उतारा इधर, 5 और 2 को ऐड किया 7, 7 और 3 को ऐड किया 10, 10 और 5 को ऐड किया 15, ये 15 को इधर उतार लिया, 15 5 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 15 52। कभी नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 1 है, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है? 1। कभी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 2 है, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है? 2। कभी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 है, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है? 5। कभी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 4 है, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है? 15, है ना। तो यहां पे 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के मैं बता रहा हूं। कभी सेट ए में मानो 5 एलिमेंट है, अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सीधे आंसर बोलोगे 52। बात समझ में आई? इसी को बोलते बेल ट्री, इसी को बोलते बेल ट्री। क्लियर? कुछ नहीं किया, 1 लिखा, 1 के नीचे 1 लिख दिया, फिर 1 प्लस 1 2 लिख दिया। अब देखो 2 ऐसा कैसा इधर उतारा, फिर 2 प्लस 1 3 लिख दिया, फिर 3 में 2 को जोड़ा 5 लिख दिया, फिर 5 को यहां उतारा, 5 प्लस 2 7 लिख दिया, 7 में 3 जोड़ा 10 लिख दिया, 10 प्लस 5 15 लिख दिया, फिर इस 15 को यहां उतारा, 15 प्लस 5 20 लिख दिया, 20 प्लस 7 27 लिख दिया, इधर 10 को जोड़ के ये। तो इक्विवेलेंस रिलेशन 5 तक ही आएंगे, इससे ज्यादा भी कभी आते हैं तो आप निकाल लेना। 3 का पूछते हैं जनरली कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 है, बताओ कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है? 5। बना के भी देख सकते हो, पर बना के देखोगे तो इट विल कंज्यूम योर टाइम एंड वी डोंट हैव टाइम यार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधे अपन मार्क करेंगे बेल ट्री की हेल्प से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आए तो ये ट्री तुम्हारे दिमाग में बन जाना चाहिए, ये ट्री को छाप लो, ये ट्री को छाप लो। 1 लिखने का तरीका समझो, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में, देखो ये तो सिंपल सी बात है कि सर सेट ए में एक ही एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में इसका आर बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा? 1, 1, है ना, यही इसका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना, यही इसका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो 1 के केस में 1, जब 2 एलिमेंट हो जाएंगे 1 और 2, ओके, है ना, 1 और 2 जब 2 एलिमेंट हो जाएंगे सेट में, तो उसका जब मैं रिलेशन बनाऊंगा तो 1 1 2 2, एक तो ये 1 1 2 2 1 2 2 1, ये 2 रिलेशन पॉसिबल होंगे जब 2 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। जब 3 होंगे तो देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, 1 फिर इधर 1 उतारा, 1 प्लस 1 2 लिख दिया, फिर 2 को यहां उतारा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, फिर ये 5 को यहां उतारा, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 बेल ट्री इस तरीके से बढ़ेगा। अब ये 52 को यहां उतारो, फिर 52 में 15 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 67, इसमें जोड़ोगे 87, इसको जोड़ोगे 114, इसको जोड़ोगे 11 1 5 और 151, और 151 में 52 को जोड़ोगे तो 3 10 1 203। कभी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 6 होते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन 203
3 बन जाएंगे। क्लियर है? एकदम फाड़ू चीज बता दिए तुम लोगों को, एकदम मचा दोगे तुम। क्लियर? बहुत बढ़िया। हाँ, बताऊंगा डोमेन और रेंज कैसे निकालोगे। क्लियर? 203 आ जाएगा आंसर। तो ये बेल ट्री अपने दिमाग में छाप लेना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन में मेरे ख्याल से किसी को भी अब कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना? और कुछ चीज तुमको पूछनी हो तो अभी पूछ लेना, क्वेश्चनों के थ्रू और भी चीजें समझ में आ जाएगी। अब ये देखो पहला क्वेश्चन, P तुम्हारा है एक्स वाई, ओके, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान से सुन लेना, कोई तुम्हारा सेट है P, ओके, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और एक्स वाई क्या बोल रहा है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब तुमको बताना है P क्या है ना? P क्या है? तो देखो कोई रिलेशन जब इस तरीके से लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है कि मैं कभी y को x से रिप्लेस कर दूं, x को y से रिप्लेस कर दूं, कोई चेंज आ रहा है क्या? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, मतलब कभी एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में है ना? वाई एक्स भी आर में है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ओके, बच्चे पूछते हैं सर एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? बेटा सिमेट्रिक का उल्टा विल बी योर एंटी सिमेट्रिक। ध्यान से सुन लेना, ये आपको पढ़ाया नहीं जाता है, पर कभी कभार ऑब्जेक्टिव में ये लिखा होता है एंटी सिमेट्रिक और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। तो बिल्कुल सिमेट्रिक का उल्टा। अब देखो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो यार क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1, या x1 y0, या x -1 y0। ये मेरा रिलेशन सेट बन जाता है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल चीजें दिख नहीं रही है आते हुए, है ना? इसके अलावा तो कोई पॉसिबल चीजें मतलब और भी होगी, रूट में होगी, पर ये मेरे को सिंपल एक नॉर्मल भाषा में समझ में आया कि 0,1 लिया, 0,-1 लिया। अब देखो 0,1 अवेलेबल है तो 1,0 अवेलेबल है, 0,-1 अवेलेबल है तो -1,0 अवेलेबल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 बाय, है ना, मतलब ऐसे भी तुमको दिख रहा होगा कि √3/2 ले लो आप एक को, है ना, और एक को 1/2 ले लो, तो दूसरा √3/2, 1/2 भी आपका एक्सेप्टेड है ना? तो x की जगह y रखो, y की जगह x रखो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिमेट्रिक तो है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन तो है। इक्विवेलेंस क्लास बता तो दिया यार अमल, अभी हाल आए हो क्या, है ना? अब यार एक चीज मुझे बताना, अब मुझे एक चीज बताना, सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पे तुम एक चीज जानते हो, क्या जानते हो? तुम जानते हो सर कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? ये बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे थे, है ना? सिमेट्रिक मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है कि कभी एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए, है ना? एक्स वाई कभी आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। अब देखो एक्स वाई की जगह मैंने वाई एक्स रख दिया, इस एक्स वाई की जगह वाई एक्स रख दिया, इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब वाई एक्स भी अवेलेबल है रिलेशन सेट में। अब एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? जैसे देखो यार, कोई मैंने बनाया एक सेट ए ले लिया मैंने, मानो 1 2 3, एक रिलेशन आर डिफाइन किया 1 1 2 2, ओके, और 1 2। अब देखो 1 1 2 2 का उल्टा अवेलेबल है, पर 1 2 अवेलेबल है, 2 1 अवेलेबल नहीं है। पर यस, दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 होना चाहिए, नहीं है, यस दिस इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो रिलेशन सिमेट्रिक ना हो, है ना? तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, सो दिस रिलेशन विल बी एंटी सिमेट्रिक। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? पक्का? वैसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा, है ना? देखो अब यहां तुम बोलोगे 1 1 अवेलेबल है, उसका उल्टा 1 1 अवेलेबल है ना? है, सेम एलिमेंट में चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक को। 1 1 2 2 अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। मेन बात है 1 2 अवेलेबल है, क्या 2 1 अवेलेबल है? कभी 2 1 अवेलेबल होता तो सिमेट्रिक हो जाता, नहीं है, सो दिस रिलेशन विल बी एंटी सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? बहुत इजी बात थी, क्लियर हो गया होगा, है ना? नाम से ही समझ में आ रहा है, एंटी मतलब सिमेट्रिक का उल्टा। चलो अगला सवाल देखो। अब यार तुम्हारा सेट ए है
1 2 3 डिफाइन अ रिलेशन आर इन सेट ए एज फॉलोज। आर जो है वो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 1 3 है। तो कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इसको होना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। तो यार ये रिलेशन तो बिना जोड़े ही रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 भी अवेलेबल है, 2 2 भी अवेलेबल है, 3 3 भी अवेलेबल है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए 1 3 अवेलेबल है पर 3 1 अवेलेबल नहीं है। तो 3 1 को कभी मैं जोड़ दूंगा रिलेशन सेट में तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और कभी मैंने 3 1 को जोड़ दिया तो 1 1 तो अवेलेबल है, तो ट्रांजिटिव तो ये है ही। तो यार बस 3 1 को जोड़ना था और रिलेशन क्या बन जाता तुम्हारा? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो जैसे ही इस रिलेशन में आर सेट में तुम 3 1 को जोड़ोगे तो वो इतना अच्छा दिखेगा, वो इतना अच्छा दिखेगा। सिमेट्रिक बना दिया उसको और खेल खत्म कर दिया, है ना। अब यार ये बोल रहा है कि फंक्शन को चेक करना है कि 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। अब देखो यार सिंपल सी बात है, y बराबर क्या है बेटा? x की पावर 4 है ना। y बराबर x की पावर 4 है। शॉर्टकट मेथड बताइए मैंने तुम लोगों को 1 1 चेक करने की कि इसका क्या करा अपन ने? डिफरेंशिएशन। तो f डैश x आया 4x क्यूब। अब यार x की वैल्यू कभी पॉजिटिव होगी तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, पर x कभी नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। मतलब मैं f डैश x को देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, कुछ बता नहीं पा रहा हूं, है ना। क्योंकि 4x क्यूब तो पॉजिटिव भी हो सकता है, 4x क्यूब तो नेगेटिव भी हो सकता है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। पूरा इंक्रीजिंग नहीं है, पूरा डिक्रीजिंग नहीं है। तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, कुछ बोल नहीं सकते। जब कुछ बोल नहीं पा रहा हूं मतलब मैंने क्या कर लिया? मौन धारण कर लिया, है ना। तो यार फंक्शन 1 1 तो नहीं हो सकता, मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। ओके। और इवन जब पावर इवन होती तो वैसे भी फंक्शन 1 1 नहीं होता है। अच्छा ऑन टू है क्या? तो ऑन टू के लिए देखो y बराबर क्या है? x की पावर 4। ओके, तो x बराबर क्या आ जाएगा? y की पावर 1/4। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हो। या मैंने तुमको बताया था कोडोमेन और रेंज को देखो। इसकी जो कोडोमेन है मतलब सेट B है वो क्या है? पूरी रियल नंबर। अब जो इसकी रेंज है y बराबर x की पावर 4। अब तुमको पता है कि y तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब y कहां से कहां तक आ रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी तक। अब यार y 0 से लेके इंफिनिटी तक है, मतलब जो रेंज है वो तो एक सबसेट है कोडोमेन का। और जब रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का तो वो मैनी टू वन, मतलब मैनी टू वन क्या, वो फंक्शन क्या इन टू हो जाता है, ना कि ऑन टू, है ना। क्योंकि रेंज आपकी y की वैल्यू y बराबर x की पावर 4 था, है ना। यही fx होता है, y बराबर x की पावर 4 है। अब यार ये तो x की पावर 4, x की कुछ भी वैल्यू रखोगे y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पर तुम्हारी जो कोडोमेन है उसमें तो सारे रियल नंबर आ रहे हैं, पर रेंज में y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो रही है। मतलब रेंज कुछ पार्ट है कोडोमेन का, मतलब रेंज एक सबसेट है कोडोमेन का। मैंने क्या बोला था? जब रेंज इक्वल आ जाए कोडोमेन के, मतलब रेंज का सेट और कोडोमेन का सेट बराबर आ जाए, तब फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू कहलाता है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऑप्शन डी लगा देंगे आंख बंद करके, है ना। एक बात ये भी समझ लेना, जब पावर इवन होती है ना तो फंक्शन ऑन टू होते नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव वैल्यूज आती नहीं है y की, है ना। और कोडोमेन सेट तुम्हारा पूरा रियल नंबर होता ही है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। ओके, क्लियर है बात? फील ले पा रहे हो? जो मैं कह रहा हूं उसको समझ पा रहे हो? उसका मजा ले पा रहे हो तुम लोग? तो मचा दिया होगा। बड़े आगे, बहुत बढ़िया। चलो, for any two real number a and b, we define a is related to b if and only if sin square a plus cos square b बराबर 1, the relation r is। अब देखो यार यहां पे a कॉमा b कभी r में है, तो क्या b कॉमा a भी r में होगा? इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, साइन स्क्वायर a की जगह b रख दो प्लस कॉस स्क्वायर a रख दो, है ना, बराबर 1। अब ये कब पॉसिबल है? जब a बराबर b हो। a बराबर b हो मतलब हर एक एलिमेंट जो लिखा जा रहा है वो आइडेंटिकल लिखा जा रहा है, मतलब a कॉमा a ही लिखा जा रहा है ना, या b कॉमा b ही लिखा जा रहा है, या c कॉमा c ही लिखा जा रहा है। इस तरीके का कहानी बन रही है। तो जब इस तरह की कहानी बनती है
तो वो रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो रिलेशन तो सिमेट्रिक भी होता है, वो रिलेशन तो ट्रांजिटिव भी होता है, तो वो रिलेशन तो इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 है, इसका मतलब ये ए और बी बराबर ही होंगे, तभी ये कंडीशन होल्ड होती है। क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कब 1 होता है? जब ये एंगल बराबर होते हैं, मतलब ए बराबर बी हो गया, दो वैल्यू बराबर हो गई। अब यहाँ बी और सी भी ले लो, ट्रांजिटिव के लिए तुम बोलोगे बी सी ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, फिर तुम लोगे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1। देखो इसको ऐसे, तुम ऐसे देखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। अब तुमने बोला कि यार ए कॉमा बी आर में है, अब मैंने बोला बी कॉमा सी भी आर में है, तो तुमने ले लिया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1। अब दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो क्या आया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 2। अब ये कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी विल बी 1, ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 2। देखो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1, मतलब ए कॉमा सी भी आर में है, तो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक तो दिख ही रहा है और रिफ्लेक्सिव तो है ही, ए बराबर ए है ना। तो ट्रांजिटिव कैसे होगा? इस तरीके से। जो बच्चे कह रहे हैं ना ट्रांजिटिव कैसे होगा, ये समझ लो भैया। मैंने माना ए कॉमा बी आर में है, ठीक, ए कॉमा बी आर में है, तो ए कॉमा बी उस इक्वेशन में रख दिया। फिर मैंने बोला बी कॉमा सी भी आर में है, तो बी कॉमा सी भी आर में रख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो 1 + 1 2 हो गया। इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये 1 आ गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 आ गया। तो ए कॉमा सी भी आर में है। गजब, गजब ही मचा रहे हो तुम लोग, गजब ही मचा रहे हो। तो ऐसी चीजें जब आ जाती है तो बिल्कुल इक्विवेलेंस रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है। सर सिमेट्रिक कैसे होगा? बेटा देखो ए की जगह देखो, ए कॉमा बी कभी आर में है, ध्यान से सुन लेना, ए कॉमा बी आर में। देखो एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को नहीं आ रहा है समझ में कि सिमेट्रिक क्यों है। देखो आपके लिए, केवल आपके लिए, इस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, इस कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। ये 1 + 1 क्या हो गया? 2। इनको सबको उधर भेजा, इस 1 को इधर बुला लिया, क्या बन गया? ये साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए। इधर से समझ में आया कि ए कॉमा बी आर में था। कभी ए कॉमा बी आर में है तो देखो बी कॉमा ए भी तो आर में है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी तो है। तुम लोग करवा देते हो मुझसे सारे सवाल, ये सब खुद से सोचना है बेटा अब अपने को, है ना, ये खुद से सोचना है, ये खुद से सोचना है ना। यस, क्लियर है बात? तो सिमेट्रिक हो गया। इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, उस कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 आ गई। मतलब समझ में आ गया, इससे चीजों का मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।